दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने बहुत ही घातक तरीके से बताया है, अपने अखबार में फ्रंट पेज पर छाप कर बताया है कि 400 सेकंड में हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पहुंच सकती है। यानी लगभग 6 मिनट में, 6 से 7 मिनट के बीच सीधा इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर जाकर ईरान की मिसाइल गिर सकती है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यह है ईरान का अखबार जिसमें फ्रंट पर छापा गया है। ईरान के अखबार में, नेशनल अखबार में, वो भी 400 सेकंड। जी हाँ, बताया गया कि 400 सेकंड में तेल अवीव पर अब ईरान की मिसाइल जाकर गिर सकती है। और ख़ास बात यह है कि हिब्रू, जी हाँ, हिब्रू लैंग्वेज में भी इस ईरानी अखबार ने छापा है फ्रंट पर, जिसके बाद इजराइल में तहलका मचा हुआ है। हालांकि ईरान ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी बात कर रहा है वो दुनिया को नहीं दिखाया है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ईरान नहीं चाहता कि उसकी मिसाइल को देखकर इजराइल और अमेरिका कोई अंदाज़ा लगा सकें। लेकिन अगर ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है तो आपको बता दूं कि ये इजराइल के लिए मौत जैसा है। ईरान से इजराइल की दूरी लगभग 2300 किलोमीटर है। लेकिन आपको बताऊं, आपकी स्क्रीन पर इजराइल और ईरान का ये मैप देखिए। ईरान के अगर सेंटर जहां या ईरान लिखा है उस इलाके से, ईरान से आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 1000 किलोमीटर दूरी है। तो बाकी यमन से आप देखेंगे 1850 किलोमीटर दूर। तो यमन और सऊदी अरब और जॉर्डन और इराक की हम बात नहीं करेंगे। बात करें अपने ही मुल्क ईरान से दागने की हाइपरसोनिक मिसाइल, तो 1000 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में, यानी लगभग 400 सेकंड में ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल तेल अवीव पर जाकर गिर सकती है। वहीं अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है ईरान ने काफ़ी बड़ा। ईरान में कोरोना से जो मौतें हुई हैं, ईरान का ये कहना है कि हम उनको बचा सकते थे, मौत के आंकड़े को घटा सकते थे, लेकिन अमेरिका ने इतनी पाबंदियां लगाई थी हम पर, मेडिकल हेल्प तक नहीं मिल पा रही थी, फंड को लेकर हमें दिक्कत हो रही थी, किसी भी तरह से हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। अब बात करें ईरान में हो रहे दंगों की, तो कई हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जैसा मैंने कहा था कि IRGC ने ये रिक्वेस्ट की है सरकार से कि जो दंगों में आरोपी हैं और जिन पर बिल्कुल क्लियर कट सीधा ये प्रूव हो चुका है कि ये दंगों में शामिल हुए हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो बिना नाम बताए ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि एक मुख्य आरोपी है जो इस दंगे में शामिल था, उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। EU पहले ही इस बात को कह चुका था। जर्मनी के चांसलर बहुत ज़्यादा फुदक रहे थे। उन्होंने ईरान के खिलाफ काफ़ी भड़काऊ बयान दिए और ईरान की जनता को लेकर कहा कि हम उनकी आज़ादी चाहते हैं और ईरान एक दिन फ्री होगा। ऐसी हिंसक और भड़काऊ बातें करने के बाद ईरान का अब बयान आया है कि जर्मनी से रिश्ते हमारे ख़राब हो सकते हैं। ये काफ़ी भड़काने वाला काम है। जर्मनी इस बात को ध्यान रखे कि इससे हमारे रिश्ते बेहद ख़राब हो जाएंगे। यही बात जर्मनी की शिकायत करते हुए फ्रांस से भी ईरान ने की है। उधर इमैनुअल मैक्रोन यानी सफ़ेद शैतान, बात कर रहा हूँ फ्रांस के राष्ट्रपति की, उन्होंने ईरान को झटका देते हुए कहा है कि अब न्यूक्लियर डील नहीं हो सकती, अब नया प्रपोजल लाना पड़ेगा। वहीं UN ने काफ़ी बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कामयाब होता नज़र आ रहा है। ऐलान की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, पोस्टर जारी कर दिया है और ह्यूमन राइट काउंसिल ने ऐलान किया है कि आने वाले 24 नवंबर थर्सडे के दिन ईरान में जो माशा अमीनी जो महिला हैं जिनकी मौत के बाद ये बवाल हुआ है, उन पर मीटिंग होगी। दोस्तों, इसके बाद जाहिर सी बात है पूरा यूरोप, पूरी दुनिया ईरान के ख़िलाफ़ है। ऐसे में इस मीटिंग में रिज़ल्ट क्या होगा
आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं हिंसक, उसके लिए ईरान ने कहा है कि हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जिसमें साबित होगा कि फॉरेनर्स, विदेशी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। वहीं दोस्तों, इस्फहान, ईरान का एक बड़ा शहर इस्फहान में मोटर इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी में ज़बरदस्त आग लग गई। वहीं ईरान ने इराक के कुर्दिश के इलाके पर ड्रोन हमला किया, हवाई हमला किया, तोप भी दागी, कई तरह के हमले किए। कहा यह गया कि कुर्दिश आतंकियों को निशाना ईरान ने बनाया। जी हाँ, ये वही कुर्दिश हैं जिनके ग्रुप की एक महिला ने तुर्की में धमाका किया, तुर्की ने गिरफ्तार कर लिया है। उसी आतंकियों को निशाना ईरान भी बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एक कुर्दिश मारा गया है और कई कुर्दिश ठिकानों को इराक में तबाह किया है। दूसरी तरफ ये देखिए, तुर्की ने जो सहानुभूति अमेरिका ने पेश की थी कि हमें बड़ा खेद है कि आपके यहाँ आत्मघाती हमला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ब्ला 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 ब्ला, तुर्की ने रिजेक्ट कर दिया है। तुर्की ने उसकी सहानुभूति नहीं ली है अमेरिका की, इनकार कर दिया है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कुर्दिश लड़ाकू हों या बड़े बड़े आतंकी संगठन हों, यह अमेरिका उनको हथियार देता है। पूरी तरह से जलील कर दिया है तुर्की ने अमेरिका को। वहीं कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ईरान की टीम भी तैयार है। तस्वीरें आपके सामने, इब्राहिम रईसी ने खुद मुलाकात की है ईरान के प्लेयर से, फुटबॉल टीम से मुलाकात करी है और उनको प्रोत्साहित किया है। उधर अब अजरबैजान ने 5 लोगों को अजरबैजान में गिरफ्तार किया है जो कि ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये 5 के 5 अजरबैजान के ही लोग थे जो जासूसी ईरान के लिए कर रहे थे। उधर जॉर्डन का दोगलापन आपको आज लाइव दिखा देता हूं, समझा देता हूं। इस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन के किंग ने इजराइल से कहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे को जल्द से जल्द इजराइल को ख़त्म कर देना चाहिए, ये उसके लिए बेहतर होगा। इलीगल ऑक्यूपेशन ख़त्म करना चाहिए, आतंक को बंद करना चाहिए। आप तालियां बजाएंगे, इस पर खुश हो जाएंगे, अरे वाह जॉर्डन ने क्या ज़बरदस्त काम किया है। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट। इसके बाद, इस बयान के बाद जॉर्डन के किंग ने नेतन्याहू को फ़ोन करके बात करी है उनसे और मुबारकबाद दी है कि वाह मेरा दोस्त, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आप दोबारा से करता धरता इजराइल के बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी दोस्ती और रिश्तेदारी बढ़िया चलेगी। तो दोस्तों, जॉर्डन का दोगलापन देख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने नेतन्याहू के बारे में बड़ा इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू को 1990 से जानता हूँ, 1990 से जानता हूँ। नेतन्याहू जो शख्सियत है वो शांति में भरोसा नहीं रखता, वो इंसान हैवान के रूप में है, वो इंसान लड़ाकू है, लड़ाई और दंगे फसाद में विश्वास रखता है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो चुनाव जीत कर आया है तो हमें उसके साथ काम करना होगा, डील उससे ही करना होगा। بالمقابل احنا بنتحدث مع الإسرائيليين مؤخرا حوارات بيننا وبينهم حول العلاقة الثنائية بيننا وبينهم. قلنا لهم اتفاق أوسلو يقول اتفاق أوسلو ممنوع القيام بأعمال أحادية من قبل الطرفين، وأنتم يوميا بتقوموا بأعمال أحادية. طب وقفوا هذه الأعمال الأحادية. من خلال السنتين الماضيتين إلى الآن ونحن نركز على هالنقطة هاي،
إنه طب في اتفاق بيننا وبينكم. उधर फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से गुजारिश की है, आप जो जेरूशलम इजराइल में अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करने वाले हैं, तेल अवीव से उठाकर जेरूशलम करने वाले हैं, आप उस एम्बेसी को, अपनी एम्बेसी को तेल अवीव में ही रखें, क्योंकि जेरूशलम का जो इलाका है वो फिलिस्तीनियों का है, मुसलमानों का है, उस पर इजराइल का कोई भी हक नहीं है। वहीं दोस्तों, कुत्तेपन, आतंक और गुंडई की इंतहा इजराइल की ये देखिए, लैपिड, पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड जो कल तक प्रधानमंत्री थे, इसका बयान आया है। इसने कहा है यूएन में जो इजराइल के ख़िलाफ़ वोटिंग करी है और फ़िलिस्तीन ने जो हमारे ख़िलाफ़ ये सारी बातें बोली हैं यूएन में, इसके बाद शांति का कोई मतलब नहीं है, इससे शांति नहीं आएगी, बल्कि इससे और हालात ख़राब हो जाएंगे। यानी ये सुअर इजराइल फ़िलिस्तीनियों को पीटे तो फ़िलिस्तीनियों को चुपके और ख़ामोशी से पिट जाना चाहिए। आवाज़ उठाकर सवाल किया जाएगा तो ये उनको और मारेंगे और दबाएंगे। देखिए, आतंक का यही तो चेहरा होता है, और क्या है फिर। जब इस इजराइल का प्रेशर अमेरिका पर चल सकता है तो यूक्रेन कौन सी बड़ी चीज़ है। मैंने आपको बताया था यूक्रेन ने यूएन में इजराइल के ख़िलाफ़ वोट किया, अब प्रेशर इजराइल का बन गया। और उसी रिपोर्ट के बाद खबर आई कि नेतन्याहू के जीतने के बाद खैरसन के इलाके में इजराइल के आर्म व्हीकल नज़र आए। अब पीछे की कहानी क्या है वो आप खुद समझ लीजिएगा, लेकिन अब यूक्रेन ने माफ़ी मांगी है। यूक्रेन ने कहा है, गलती मान ली है कि हमारी गलती है कि हमने यूएन में इजराइल के ख़िलाफ़ वोट किया, इजराइल के साथ हम काम कर रहे हैं, इजराइल ईरान के ख़िलाफ़ और उसके हथियारों को तलाशने में ईरान के ख़िलाफ़ हमारी मदद कर रहा है। आ गया औकात पर यूक्रेन। इसके बाद आपको बता दूं कि सीरिया पर हमला इजराइल ने किया। इजराइल ने ईरान को निशाना बनाते हुए ये कहा है कि हम तो ईरान को निशाना बनाते हैं सीरिया में, लेकिन इस हमले में जो सीरिया पर हुआ हमला, 2 सीरियन फोर्सेस के जवान मारे गए। हमले का कुछ वीडियो देख लीजिए। अब इस पर लेबनान भड़क गया, लेबनान नाराज़ हो गया। लेबनान ने कहा कि ये सरासर गलत है, और वो इसका विरोध इसलिए कर रहा है लेबनान, क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट ने लेबनान के ऊपर से घुसते हुए सीरिया पर हमला किया। याद होगा कि गोलान हाइट से इजराइल के गोला बारूद और तोपें गायब हुई थी, चोरी हुई थी, जिस पर इजराइल ने खुद अपने ही एक फौजी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि चोरी करने वालों की मदद उसी इजरायली फौजी ने की थी। इसी के साथ इजराइल ने एक नया ड्रोन दिखाया है, काफ़ी घातक ड्रोन है, एडवांस ड्रोन है, हथियार नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये लाइव फुटेज प्रोवाइड करवाता है, घातक हमले करने में मदद करता है, दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और ख़तरनाक तरीके से सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकता है। ड्रोन के ऊपर कई सारे ड्रोन होते हैं, एक ड्रोन होता है उसके ऊपर कई सारे ड्रोन होते हैं, और वो फिर एक साथ उड़ते हुए जाते हैं और लाइव फुटेज भी वो कैप्चर करके अपने मालिक को भेजते हैं। टारगेट वो पूरी तरह से बताते हैं, टारगेट की लोकेशन बताते हैं, जिससे सारी जानकारियां इजराइल की मिलिट्री को मिल जाती है। वहीं दोस्तों, इराक पर जब हमला ईरान ने किया, और इराक पर किसी ऐरे गैरे पर नहीं, कुर्दिश लड़ाकों पर हमला किया, इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख लीजिए, सऊदी अरब और अमेरिका के फाइटर जेट, यानी सऊदी अरब का F-15SA और अमेरिका का परमाणु बॉम्बर B-52 एक साथ उड़ रहा है। तो एक बार फिर से अमेरिका और सऊदी अरब करीब आ गए हैं सिर्फ ईरान के खिलाफ। वहीं तुर्की के अंदर जो धमाका हुआ उसमें जो महिला पकड़ी गई वो सीरियन बताई जा रही है, सीरियन PKK। अब उधर सीरिया के PKK के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि तुर्की में
जो ये हमला हुआ है उसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है, तो बचा कौन? इजराइल, अमेरिका, हालांकि दोनों एक ही हैं। कमेंट कीजिएगा। मिडिल ईस्ट की ये थी बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। खबर मैं वही दिखाता हूं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।